Good morning, students. Today we are going to discuss about the structure of a cell. In our last class, we have already discussed about the cell theory. Now today we are going to start our chapter or session with the structure of a cell. ठीक है, किसी भी सेल को स्टडी करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बट जब सेल के अंदर की डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हमें स्टडी करना हो तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. एज यू नो, द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तो सेल ही है. तो सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए हमें सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स की भी स्टडी करनी होती है. ठीक है, तो वेरियस स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेल, दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है. प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म में सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. और उनके साथ साथ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स प्रेजेंट होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉल्ट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, आयंस, इस तरीके के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल को हम स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन सनलाइट के द्वारा होता है, बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या स्टडी करते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक ऑर्गेनेल्स. ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम की ज़रूरत पड़ती है इल्यूमिनेशन के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें नॉर्मल साइज से 1 लाख टाइम्स मोर स्ट्रक्चर का साइज दिखाई देता है. ठीक है, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. सेल की आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन. इसकी जो मोटाई होती है वो 7 मिलीमीटर की होती है. ठीक है, एंड इट्स नेचर इज इलास्टिक. वो फ्लेक्सिबल होती है और इसकी मोटाई 7 मिलीमीटर की होती है. ठीक है, इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन विच separates the contents of the cell from its surrounding. ये बहुत ही पतली और लिविंग सेल होती मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहरी सराउंडिंग से सेपरेट करके रखती है. However, it does not completely isolate the cell its external with its external environment. ये ज़रूरी नहीं होता कि सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरी तरह से आइसोलेट करके रखे सेल के कंटेंट्स को. समटाइम्स क्या करती है कि सेल आउटर एनवायरनमेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि गैसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ठीक है, इन सब्सटेंसेस को अपने मेम्ब्रेन से पास थ्रू होने देती है, जिससे कि सेल के अंदर का कंटेंट सराउंडिंग में या फिर बाहर की दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है. तो एक कह सकते हैं कि कभी कभी सेल
क्या करती है कि कुछ सर्टेन टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेल के अंदर से पास थ्रू होने देती है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को सेल की सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ थिकनेस ऑफ 7 मिलीमीटर एज यू ऑल नो, एंड इट हैज़ ए इलास्टिक नेचर एज वेल, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करते हैं तो 75% प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। प्लाज्मा लेमा इज कंपोज्ड ऑफ 75% ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होती है। हेड रीजन में लिपिड, ये हेड रीजन हो गया, ठीक है, और हेड रीजन में फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये जो टेल दिखाई दे रही है, ये टेल रीजन में ये these tails, two thread-like structures of one phospholipid molecule are present, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर के अलावा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, हायर पॉलीमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 layers, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइलेयर स्ट्रक्चर। क्यों? ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है और एक नीचे की साइड में भी लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बाइलेयर ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें फ्लूइड और विस्कस मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, और कुछ सॉलिड पार्ट भी प्रेजेंट होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट एम्बेडेड इनसाइड द और between the two layers of phosphate molecules, they are known as intrinsic proteins, ठीक है। इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड की दोनों लेयर्स के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। These proteins are known as intrinsic proteins। और कुछ प्रोटीन्स सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, these are the proteins which are present on the surface, they are known as surface proteins, ठीक है। इस मॉडल को सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एंड this structure of plasma membrane is well known as fluid mosaic model. Function of plasma membrane. According to function of plasma membrane, plasma membrane is also known as the flat mosaic model plasma membrane. Why it is known as flat mosaic model for as a plasma membrane? Because it is composed of bilayer. इसे फ्लड मोज़ेक मॉडल से भी रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि ये 2 लिपिड लेयर्स की बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड लेयर्स की बनी होती है। द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट इन फ्लूइड फॉस्फोलिपिड लेयर फॉर्मिंग द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है।
दो डिफरेंट टाइप्स की इंट्रिंसिक प्रोटीन्स लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्लोट करती हैं, ठीक है। एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द two layers of the plasma membrane, at the outer layer as well as on the inner surface of the lipid membrane. It is described as protein icebergs floating in sea of lipids. इसको हम protein icebergs भी कहते हैं। Now the roles of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं? Plasma membrane is very important for the cell. Why? Because it maintains the integrity of the constituents of cell. ठीक है, cells के अंदर जो different components present होते हैं, जैसे कि cell organelles और दूसरे तरीके के components जो कि fluid form में present होते हैं, so it maintains the intactness. ठीक है, उसको इन सारे कंपोनेंट्स को बाइंड करके रखती है सेल, और क्या करती है, डेफिनेट साइज या शेप को भी मेंटेन करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स द फॉर्म एंड शेप टू द सेल, एंड इट आल्सो फॉर्म्स द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल कंटेंट्स. सेल के कंटेंट्स को कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब छोटे छोटे स्मॉल टाइनी रूम्स प्रोवाइड करती है, एंड दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, जिनमें कि डिफरेंट कंटेंट्स भरा हुआ रहता है. ठीक है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है? बिकॉज इट सेलेक्टिवली लेट द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट. ठीक है, अपने में से ओनली सेलेक्टिव मटेरियल को ही या सब्सटेंस को ही पास होने देती है. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू टाइप्स ऑफ आयंस और सम अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा. ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उसमें से पास थ्रू नहीं हो पाते, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है. तो ऐसे सब्सटेंसेस उसमें तभी पास थ्रू हो पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है, इट फॉर्म्स द जंक्शन विद द नेबरिंग सेल्स. नेबरिंग सेल्स के साथ ये जंक्शन का फॉर्मेशन करती है, और ये जंक्शंस क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं. इट ऑल्सो फॉर्म्स द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज. जब सेल यूनाइट करके डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती है, देन दे आर नोन एज टिश्यूज. और ये सेल ऑर्गेनेल्स का भी फॉर्मेशन करती है. फॉर एग्जाम्पल, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनका निर्माण भी कौन करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है. बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन and forms the various structures. Okay, now the transport of substances across the plasma membrane. Plasma membrane के through various substances का transportation कैसे होता है? Since plasma membrane is the channel for the flow of the substances between its surrounding. ठीक है, अपने surrounding से substances को ट्रांसपोर्ट करना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे करती है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ सम चैनल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स की मदद से चैनल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इन्हीं चैनल से पास थ्रू होके, ठीक है, सब्सटेंसेस आउटसाइड एनवायरनमेंट में फ्लो करते हैं, और समटाइम्स आउटसाइड से इनसाइड द सेल एंट्री करते हैं. तो चैनल्स का काम होता है एंट्री को रेगुलेट करना. यहाँ पर सब्सटेंसेस, वेरियस सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. सो वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द वेरियस एग्जिट एंड एंट्री थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू द सेल. It is important to understand the mechanism of transportation of the through the membrane. ठीक है,
it should be remembered that the substances are transported so that the cell is able to maintain the homeostasis. ये substances जैसे हम कहें कि गैस है, various types of gases like carbon dioxide and oxygen, and ions, okay, for example sodium ion, chloride ions, etc. ठीक है, इन आयंस का और फ्लो या फिर इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेल में एक डेफिनेट होता है. जैसा रिक्वायरमेंट होता है इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, वैसा ही सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन किया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टैसिस. इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना सेल के द्वारा, इस प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहा जाता है. अगर ये होम्योस्टैसिस मेंटेन ना हो तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएंगी. एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द सेल in proper manner. So in order to maintain these metabolic activities, the homeostasis is maintained regularly by the concentration of the particular type of concentration. ठीक है, ओके. ये होम्योस्टैसिस क्यों मेंटेन किया जाता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सही तरीके से चालू रखने के लिए. ठीक है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सही तरीके से नहीं होंगी तो ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ऑर्गेनिज्म विल डिफरेंटली बिहेव. ओके, it means the internal conditions of the cell remain constant even though the conditions outside it are changing. आउटसाइड के एनवायरनमेंट में अगर कंडीशंस चेंज हो भी रही हैं तो भी होम्योस्टैसिस अगर मेंटेन करती है सेल, तो इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को हमेशा एक जैसा मेंटेन करती हैं. डजेंट मैटर कि आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या आउटसाइड द बॉडी द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग और नॉट. ठीक है, फॉर दिस इट अलाउज द सब्सटेंसेस सच एज, और कौन कौन से सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है? फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन, सॉल्ट्स, वाटर, ऑक्सीजन, फूड सब्सटेंसेस एंड हार्मोन्स एज वेल. ठीक है, these help the cell to conduct metabolic activities. और ये सब्सटेंसेस जो आपके वाइटामिन्स हैं, सॉल्ट है, वाटर है, फूड है, हार्मोन्स है, ये किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए होते हैं? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं. सिमिलरली इट रिमूव्स द, और दूसरा काम ये होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करते हैं. इसके साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस या केमिकल्स जो जनरेट होते हैं सेल के अंदर, उनको भी एक्सक्रीट करने का काम करते हैं. या फिर यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स, दे आर सेक्रेटेड, दे आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स. ठीक है, द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल इज आल्सो प्लेड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. There are three mechanisms involved for the transportation of various substances. ठीक है, ये substances को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स के mechanisms इन्वॉल्व होते हैं सेल में. ठीक है, वो कौन कौन से mechanisms हैं ट्रांसपोर्टेशन के? द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, और ये फास्ट टाइप का ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है. सब्सटेंसेस इसमें तेज़ी से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. ठीक है, और कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स को भेजा जाता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल? द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट एबल टू पास थ्रू द पोर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So they utilize the energy to pass through these channels. ठीक है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है बिकॉज पोर्स
बहुत ही टाइनी होते हैं और उनसे ये बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक बिगर आयंस एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है और तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर से पास थ्रू नहीं हो पाते, ठीक है, इसलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही स्लो टाइप का प्रोसेस होता है और जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स और गैसेस, इनका ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी होता है। इनको पास थ्रू होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर सो टाइनी, दे आर ईजिली एबल टू पास थ्रू द पोर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए विदाउट एनर्जी के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड द टू प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? डिफ्यूजन प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस from a region of higher concentration to a region of lower concentration across the plasma membrane, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। That may be the either gaseous molecules or any chemical substance or water molecules also, ठीक है। Similarly, the fragrance of the burning increase stick placed in a corner of room spreads in whole room due to the diffusion in air। जब आप फ्रेगरेंस या फिर फ्रेगरेंस स्टिक या फिर हम अगरबत्ती को जब जलाते हैं, किसी कमरे के कोने में अगर जला दें तो उसकी जो फ्रेगरेंस है पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि उसकी फ्रेगरेंस धीरे धीरे हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होता है? जहाँ पर जिस पॉइंट से, जिस स्पॉट से फ्रेगरेंस स्टिक जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है और वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स उसके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर पास्ड फ्रॉम higher concentration to the lower concentration, okay। higher concentration से solvent molecules lower concentration की तरफ move करते हैं, but they are passed through a selectively permeable membrane where the solvent molecules are passed from higher concentration to the lower concentration and towards the higher concentration of solute, okay। solute के higher concentration की तरफ water molecules का movement या फिर solvent molecules का movement solute particles के higher concentration की तरफ movement होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये ऑस्मोसिस कहलाता है।